गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने जियोग्राफी के अंदर 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम था अपने प्राइमरी एक्टिविटीज अर्थात प्राथमिक क्रियाएं। यह चैप्टर अपने चल रहा था और इस चैप्टर की अपने 2 क्लास हो चुकी है। जो लास्ट क्लास थी भैया, उसमें अपने चर्चा की थी कृषि और उसकी प्रणालियों की। उसमें अपने लगभग कृषि के 7 प्रारूप या कृषि के 7 रूपों की अपने चर्चा कर चुके हैं। आज अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए भैया कृषि का 8वां जो प्रकार है या 8वां जो रूप है उसकी चर्चा करते हैं। देखो भैया, 8वां कौन सा है? बाजार के लिए सब्जी खेती या उद्यानी कृषि। मतलब ऐसी कृषि जिसका प्रयोग जो है हम बाजारों में बेचने के लिए करते हैं, जैसे सब्जियां वगैरह है। अर्थात कौन सी कृषि हो गई? उद्यानी कृषि या उद्यान कृषि भी इसको अपने बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो भी उत्पादन होता है, जो भी फसल का उत्पादन होता है, जो भी बोया जाता है, उसको अपने बाजारों में क्या किया जाता है? बेचा जाता है। मतलब बेचकर मुनाफा कमाया जाता है, पैसे कमाए जाते हैं, व्यापार के लिए यह किया जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं भैया बाजार के लिए सब्जी खेती वाली या उद्यानी कृषि। क्लियर है? अब देखो इस कृषि की खास बातें क्या है, विशेषताएं क्या है। सबसे पहली बात तो है भैया, इस कृषि में आपके पास में मुद्रा कैसी होनी चाहिए? अधिक मुद्रा होनी चाहिए। यह कृषि करने के लिए अधिक पूंजी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और इस कृषि से लाभ जो है वो भी क्या होगा? फिर अधिक ही होगा। मतलब अधिक पूंजी लगेगी लेकिन लाभ भी आपको इस कृषि से अधिक ही होगा। नंबर 2 भैया, इस कृषि के अंतर्गत मुख्य रूप से सब्जियां, फल, फूल इनकी क्या कर जाती है? कृषि की जाती है, इनकी खेती की जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी भैया नगरों में क्या होती है? अधिक मांग होती है। अरे जैसे कल की बात कर ले, अपने कल परसों अपने दीपावली थी, 2 दिन पहले अपने दीपावली का पर्व था भैया। हर घर में अपने चाहे मिठाई आई हो या नहीं आई हो, मान लो कोई गरीब परिवार है उनके मिठाई नहीं भी आई होगी, लेकिन हर घर में भैया आपके फूल की माला जो है वो जरूर से आई थी। लक्ष्मी जी का अपने पूजा अर्चना करने के लिए, आरती करने के लिए, अपने लक्ष्मी जी के लिए माला जो है वो जरूर से आई थी। तो यहाँ पर क्या होता है भैया, अब देखो जैसे फूलों की माला की बात कर ले, और दिन अपने जब ट्राई करें तो फूल माला जो है वो जैसे अपने गुलजारे के जो फूल होते हैं उनकी माला जो है वो आपको 10 रुपए से लेकर 15 रुपए के बीच में मिल जाएगी अदर डे। लेकिन दीपावली पर या कोई फंक्शन का 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे जो पर्व होते हैं इनके ऊपर वही फूल माला जो है वो 40-40 50-50 रुपए में बिकती है। समझ रहे हो आप? तो इसमें क्या होता है? अधिक मुनाफा होता है। इसके अलावा यह इसमें खेतों का जो आकार होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है, एक बगीचे के समान होता है। और इसमें भैया यातायात के साधनों की भी क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। यातायात के साधन क्यों चाहिए? सब्जियां वगैरह है, फल फूल वगैरह है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक या मंडी में या फार्म तक पहुंचाने के लिए यातायात के साधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। इसमें अधिक श्रम की आवश्यकता होगी और पूंजी भी अधिक होगी। समझ गए? ये बात क्लियर हो गई। यह कृषि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेशों में की जाती है। अधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या होता है भी आपको बताया हुआ है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले लोगों की संख्या। तो कहने का मतलब हो गया जहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा उन्हीं क्षेत्रों में यह उद्यानी कृषि या सब्जी खेती कृषि की जाती है। क्यों? क्योंकि गांव में तो सक्सेस नहीं है भैया। गांव में कौन फल फूल खरीदता है? समझ गए? कोई बाई चांस रियर केस में। क्यों? क्योंकि गांव के लोग तो खुद खेती बाड़ी करते हैं, इतनी सब्जी वो अपने खेतों में उगा सकते हैं कि अपना उनका खुद के खाने पीने के लिए हो सके। ठीक है, तो यह कृषि कहां पर होगी? नगरों में होगी। और कैसे नगरों में? जहां पर जनसंख्या घनत्व क्या है? ज्यादा है। भैया नीदरलैंड, जैसे नीदरलैंड की बात करें भैया, नीदरलैंड जो है वहां पर पुष्प उत्पादन की कृषि की जाती है, मतलब फूलों की कृषि की जाती है। और मुख्य रूप से एक फूल है जिसकी कृषि वहां पर की जाती है और वह फूल जो है वो पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध है, यूरोप के। वह कौन सा फूल है? ट्यूलिप। तो क्वेश्चन आ जाए भैया, पुष्प उत्पादन या पुष्प कृषि कहां पर की जाती है? मुख्य रूप से तो कहां पर? नीदरलैंड में। इसी भैया उद्यानी कृषि में एक कृषि आती है ट्रक कृषि। अब यह ट्रक कृषि क्या होती है गुरुजी? सीधो सो ट्रक जानवर ट्रक, ऐसी कृषि जिसके उत्पादन को ट्रकों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, वह कृषि क्या होगी? ट्रक कृषि। तो भैया ये ट्रक कृषि जो है इसमें अपने किसका उत्पादन होता है? केवल सब्जियां उत्पादित की जाती है।
ट्रक कृषि किसे कहेंगे? ऐसी कृषि जिसमें केवल और केवल क्या उत्पादित की जाती है? सब्जियां उत्पादित की जाती है। वह कृषि कौन सी होगी? ट्रक कृषि। क्यों? क्योंकि उस सब्जियों को भैया अपने मंडी तक पहुंचाने के लिए, फार्म तक पहुंचाने के लिए अपने किसकी आवश्यकता होती है? ट्रकों की आवश्यकता होती है, नहीं होती? ट्रकों के माध्यम से वह सब्जियां जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रक कृषि। देखो, पुष्प कृषि मुख्य रूप से कहां पर? नीदरलैंड में। कौन से पुष्प की? ट्यूलिप की। ठीक है। ट्रक कृषि, ट्रक कृषि में किसकी होगी? ओनली सब्जियां। और एक आती है भैया कारखाना कृषि। इसमें क्या होता है? मुख्य पशुपालन से संबंधित कृषि की जाती है, मतलब पशुधन को पाला जाता है इसमें मुख्य रूप से। कौन से पशुधन को? मुख्य रूप से गाय है, बैल है, कुकुर है, इनका यहां पर क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। और यह कृषि जो है कारखाना कृषि भी कई बार पूछा जाता है कि यह मुख्य रूप से कहां पर की जाती है? तो पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है वहां पर अपने पशुधन पालन कृषि की जाती है। पशुधन पालन कृषि का क्या नाम है? कारखाना कृषि। ऐसी कृषि जिसमें केवल सब्जियों की खेती की जाती है वह कौन सी होगी? ट्रक कृषि। और फूलों से संबंधित कृषि मुख्य रूप से कहां पर होती है? नीदरलैंड में। क्लियर है? अब आता है भैया 9वीं नंबर सहकारी कृषि और 10 नंबर है भैया सामूहिक कृषि। दो कृषि के प्रकार अपने और बचे हैं, इनको थोड़ा सा और देख ले भैया। सहकारी, सहकारी का मतलब क्या हो गया? मिलजुल कर। समझ गए? मेरे पास में 5 बीघा जमीन है, दूसरे के पास में 3 बीघा है, तीसरे के पास में 7 बीघा है, चौथे के पास में 10 बीघा है। सभी ने मिल गए भैया, सभी एक साथ हो गए। ठीक है। और मिलकर क्या कर रहे हैं? उस भूमि पर, उस जमीन पर, उस कृषि खंड के ऊपर क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं, अर्थात मिलजुल कर। समझ गए? वह क्या कहलाएगी? सहकारी कृषि। एक किसान के पास में 5 बीघा जमीन है, दूसरे के पास में 10 है, तीसरे के पास में 15 है। इस प्रकार से मतलब कई किसानों के द्वारा आपस में एक ग्रुप बना लिया जाता है, एक संगठन बना लिया जाता है, एक संस्था बना ली जाती है, उसी के माध्यम से कृषि करना, वह क्या कहलाएगा? सहकारी कृषि। देखो भैया, यह कृषि किस लिए की जाती है? अधिक लाभ के लिए की जाती है। और कैसे की जाती है? एक ग्रुप या सहकारी संस्था बनाकर यह कृषि की जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जमीन का मालिक जो होता है वो कौन होता है? किसान ही होता है। जमीन जो है वो किसकी रहेगी? किसान की ही रहेगी। थोड़ा सा देखो भैया, इनमें अंतर भी ध्यान रखना। इसमें जमीन किसान की रहेगी, इसमें जमीन सरकार की रहेगी। समझ रहे हो आप? इसमें उत्पाद को सहकारी संस्था, सहकारी संस्था जो अपने बनाई थी ना, वह सहकारी संस्था जो है वो उत्पाद को अपनी शर्तों के अनुसार बेचेगी कि हाँ मैं तो इतनी रेट में बेचूंगा, आपको लेना हो तो लो वरना मत लो। समझ रहे हो आप? अगर भाव अच्छे मिल रहे हैं तो बेच देंगे, नहीं मिल रहे तो नहीं बेचेंगे। यह कृषि जो है वो मुख्य रूप से भैया कहां पर की जाती है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, दोनों ही क्वेश्चन में भैया ध्यान रखना। यह कृषि मुख्य रूप से डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली में की जाती है। ये 5 देश है, इनके नाम आपको ध्यान रखना है। डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन और इटली में। और यहां पर देखो एक क्वेश्चन हो, और सर्वाधिक सफलता जो है वो सहकारी कृषि को कौन से देश में मिली? तो वह कौन सा हो गया भैया? डेनमार्क। कोई दिक्कत नहीं है। सहकारी कृषि इतना ही ध्यान रख लो, कुछ किसान मिलकर एक ग्रुप या संगठन या सहकारी संस्था बनाते हैं, उसके माध्यम से कृषि करते हैं, वह क्या कहलाएगी? सहकारी कृषि। यहां पर आ रही है भैया सामूहिक कृषि। यहां पर भी किसान ही खेती करेंगे, लेकिन भैया वो जमीन जो होगी वो किसान की नहीं होगी। उस जमीन के ऊपर जो अधिकार होगा वो गवर्नमेंट का होगा, सरकार का अधिकार होगा, सरकारी नियंत्रण में वह भूमि होगी। तो यह कृषि किसके ऊपर की जाती है भैया? सरकारी जमीन पर की जाती है। किसानों के माध्यम से यह कृषि की जाती है, मतलब जमीन किसान सरकार की होती है, किसानों को वहां पर खेती करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है। सरकारी जमीन है तो इसका मतलब नियंत्रण भी गवर्नमेंट का होगा, सरकार का होगा। उत्पाद को सरकार ही, यहां पर देखो, यहां पर उत्पाद को कौन बेच रहा है? सहकारी संस्था अपनी शर्तों पर, लेकिन यहां जो उत्पाद होगा उसको सरकार ही बेचती है, और वो भी अपने द्वारा निर्धारित मूल्यों पर। ये सिर्फ बेचती नहीं है, खरीदती है। मैं थोड़ा गलत बोल गया। यहां पर सरकार जो है ना, कृषि हो गई भैया, जैसे मान लो ये कृषि हो गई, ठीक है, ये अनाज हो गया खूब सारा। अब सरकार कहेगी हम तो इस अनाज को 500 रुपए किलो के हिसाब से क्या लेंगे? खरीदेंगे। ठीक है, तो यहां पर रेट किसने डिसाइड की? सरकार ने डिसाइड की। यहां पर रेट कौन डिसाइड कर रहा है? सहकारी संस्था डिसाइड कर रही है।
सहकारी संस्था क्या थी अभी आपको बता चुका हूं मैं। बस अंतर इनमें ध्यान रखना है, यहां पर जमीन का मालिक किसान, यहां पर सरकार, यहां पर सहकारी संस्था निर्धारित कर रही है, यहां पर सरकार निर्धारित कर रही है। ठीक है, सरकारी रेट डिसाइड करेगी और सरकार ही खरीदेगी, ये भी खास बात होती है इस कृषि की। ठीक है, यह कृषि जो है भैया वो प्राचीन समय में अपने सोवियत संघ में प्रचलित थी। सोवियत संघ भैया नाम सुना होगा आपने, अपने पॉलिटिकल साइंस जब मैंने आपको पढ़ाई थी उस समय बताया था, अमेरिका और सोवियत संघ जिनके मध्य शीत युद्ध हुआ था 1922 में बना था भैया सोवियत संघ, 15 छोटे छोटे गणराज्यों को मिलाकर बना था। और 1991 ईस्वी में इसका क्या हो गया था, विघटन हो गया था। और उसका उत्तराधिकारी कौन बना था भैया, रूस बना था। इसीलिए मैंने दोनों नाम लिखे हैं, मतलब पहले जो सोवियत संघ था वर्तमान में जिसको अपने रूस कहते हैं, वहां पर यह कृषि प्रचलित थी। और ये कहां पर प्रचलित है भैया, मुख्य रूप से अपने डेनमार्क में। ठीक है, सोवियत संघ में इस कृषि को भैया कोल खोज भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा बार पूछा जाता है। कोल खोज मतलब खेतों का सामूहिकीकरण, समझ रहे हो, वही क्या कहलाता है, कोल के खोज। तो भैया यहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस कृषि को कोल खोज कृषि कहा जाता है, तो कौन सी कृषि को, सामूहिक कृषि को, या सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से पुकारते थे। ठीक है, यह सामूहिक कृषि को कोल खोज के नाम से किस देश में जाना जाता था, कैसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब अपना लास्ट टॉपिक बच रहा है भैया खनन। खनन क्या होता है, देखो भैया खनिज आप जानते हो सब लोग, खनिज कहां पाए जाते हैं, जमीन के अंदर पाए जाते हैं। सीधी सी बात है, जमीन के अंदर क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। तो जमीन को खोदकर अपने क्या निकालते हैं, खनिज निकालते हैं। अरे जैसे मान लो कोयला है, वो जमीन में पाया जा रहा है, आप कोयले को निकालने के लिए जमीन को खोद रहे हो, वहां से कोयला निकल गया, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, खनन, माइनिंग। ठीक है, अर्थात खनिजों को खोदकर निकालने की प्रक्रिया, कहां से खोदकर, जमीन से खोदकर, जमीन से खनिजों को खोदकर निकालने की प्रक्रिया जो है भैया वो क्या कहलाएगी, खनन कहलाएगी। अब यहां पर अपने अगला टॉपिक आता है खनिजों को, खनन को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब खनन किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो भैया यहां पर दो प्रकार के अपने कारक है। पहला कारक जो आता है वो है भौतिक कारक। भौतिक कारक मतलब वहां की खनिजों की क्वालिटी कैसी है, खनिजों का जमाव है वो किस प्रकार का है, वहां पर खनिजों की जो उपस्थिति है वो किस प्रकार की है। और दूसरे आते हैं भैया अपने आर्थिक कारक। आर्थिक कारक मतलब पैसों से, तो जहां पर श्रम है, परिवहन है, खनिजों की मांग है, पूंजी है, ये सब किस में आएंगे, अपने आर्थिक कारक में। अब जो मेन चीज यहां पर आती है वो आती है खनन के प्रकार। खनन के प्रकार भैया खनन दो प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार जो आता है उसको बोलते हैं धरातलीय खनन, और दूसरा जो प्रकार आता है उसको बोलते हैं भूमिगत खनन। दोनों को भैया अच्छी तरह से समझ लेना, यहां से कई बार क्वेश्चन आता है। देखो यह जो धरातलीय खनन है इसी को अपने विवर्त खनन भी कहते हैं। विवर्त खनन मतलब थोड़ा सा ऊपर ऊपर का हटाओ, खनिज निकल आया। धरातलीय खनन मतलब ऐसा खनन जिसमें खनिज जो है वो धरातल के ऊपर ही पाए जाते हैं, मतलब ज्यादा गहराई तक जाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा खोदने पर ही आपको खनिज मिल जाएंगे। वह खनन जो है वो कैसा कहलाएगा, धरातलीय खनन। और इसी धरातलीय खनन को क्या कहते हैं, विवर्त खनन भी कहते हैं। और यह खनन जो होता है वो कैसा होता है, सबसे सस्ता होता है, क्योंकि अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, अधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती, और सरल तरीका भी है। ठीक है, और इसमें खर्चा कैसा हो गया, कम खर्चा हो गया। दूसरा इसका उल्टा आ गया भैया भूमिगत खनन, अर्थात ऐसा खनन जो भूमि के अंदर किया जाता है, अंदर से खनिज निकालते हैं गहराई में जाकर। इसको भैया क्या कहते हैं, कूप की खनन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि भैया जो खनन है ना, उस खनन को करने के लिए कुएं के समान एक प्रकार से जमीन को खोदा जाता है। कुआं जानते हो ना, कुआं कैसा होता है, गहराई में होता है या नहीं होता। तो इसमें भी क्या होता है, कूप की खनन या भूमिगत खनन में गहराई तक खनन किया जाता है, इसलिए इसको कूप की खनन कहते हैं। क्योंकि खनन करने के पश्चात जो संरचना बन जाती है उसका आकार कैसा होता है, कुएं के समान होता है, एक कूपनुमा आकृति बन जाती है, इसलिए इसको कूप की खनन कहते हैं। दोनों को ध्यान रखना, धरातलीय को कहते हैं विवर्त और भूमिगत को कहते हैं कूप की। ठीक है, इसमें खनन कैसा होगा भैया, गहराई में होगा, क्योंकि खनिज ऊपर तो पाए जाएंगे नहीं, नीचे होंगे, गहराई में होंगे। ठीक है, और इसमें जान का खतरा भी ज्यादा होगा। अब सीधी सी बात है, गहराई में खनन करोगे, जैसे अपने कई बार देखते हैं भैया कोई कुएं खोदते हैं, कोई ट्यूबवेल खोदते हैं, तो कई या फिर अपने जो सेफ्टी टैंक वगैरह खोदते हैं तो उनमें कई बार मिट्टी धंस जाती है।
जहां पर कई बार अखबार में पढ़ते होंगे आपके उस मजदूर की दबने से मौत हो गई। तो इसमें क्या होता है भैया, खनन से अपने जान का जोखिम भी रहता है, मिट्टी के धंसने का डर रहता है, ठीक है। और इसमें खर्चा भी कैसा होता है, अधिक खर्चा होता है। क्यों? क्योंकि गहराई में खनन किया जाएगा, इसके लिए आपको अधिक मशीनों की, यंत्रों की और आवश्यकता होगी, अधिक श्रम की आवश्यकता होगी, अधिक लोगों की आवश्यकता होगी, तो खर्चा भी क्या होगा, अधिक होगा। तो ये था भैया आपका चैप्टर 5 प्राथमिक क्रियाएं। यह चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपने चर्चा करेंगे चैप्टर 6 द्वितीयक क्रियाएं। ओके, दैट्स